नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और उनमें भी सारी सीट लगभग हॉट सीट की नजर से देखी जा रही है और उसकी वाजिब वजह भी है। एक तरफ बांसवाड़ा का इलाका है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां 84 विधानसभा से सनसनी मचाई है। राजकुमार रोत ने जो इस वक्त वहां से सांसद चुन लिए गए हैं और उनकी सीट खाली है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की खींवसर सीट है, जहां इस वक्त अस्मिता दांव पर लगी हुई है हनुमान बेनीवाल की, और कांग्रेस बीजेपी उनके सामने चुनौती बनकर त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि कांग्रेस ने आज ही ऐलान किया है कि वो गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में नहीं जाएगी। दौसा विधानसभा सीट भी जबरदस्त ढंग से इस बार राजस्थान की इन 7 सीट में सबसे ज्यादा रोमांचक बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ यहां से किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी से टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुरारी मीणा के परिवार की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, ये सवाल है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अब चुनौती है कि परिवारवाद की जो धारा बीजेपी ने चलाई है, जगमोहन मीणा जो जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा अपने भतीजे को पहले विधायक बनाने में कामयाब हुए, अब अपने भाई को भी विधायक बनाने की तैयारी में जुटे हैं। लगभग लोकसभा चुनाव के बाद से ही डॉक्टर किरोड़ी मीणा जमीन पर लोगों से अपना संपर्क बढ़ाने की कवायद में जुटे हैं, इसीलिए अपने कैबिनेट की गाड़ी और मंत्रालय को भी कहीं न कहीं दांव पर लगाया हुआ है। हालांकि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह का डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का रवैया रहा है, वो दौसा विधानसभा सीट पर उनके भाई के लिए मददगार हो पाएगा। सवाल ये कि कांग्रेस किस मीणा को मैदान में उतारेगी, क्या मुरारी मीणा की पत्नी चुनावी मैदान में उतरेगी? और सवाल ये भी कि इस सीट पर 2 मीणाओं का अगर मुकाबला होता है, तो दौसा विधानसभा के जो लोग हैं, जनता है, उनके सामने विकल्प क्या बचता है? 2 परिवारों में से किसी एक परिवार को, या फिर कोई और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प हो सकता है। समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ विनय जोशी हैं, जो कि दौसा से ही जुड़ रहे हैं, वहां की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। हमारे साथ राकेश वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उनमें से हमारे साथ दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही गोविंद छिपा बीजेपी से, जितेंद्र नरूका कांग्रेस पार्टी से हैं। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो गोविंद छिपा जी, आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सामने पार्टी ने हार मान ली। ये आपका पहले ही ओवर की पहले ही गेंद पर आपने जो है बाउंसर मारा है। मैडम, आपकी पत्रकारिता को मैं नमन करता हूँ। आप कहीं चूकती नहीं है, ये बात तो सही है। देखिए, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। अगर आपने जो प्रश्न किया तो इसका संभावित उत्तर भी आपको पता ही होगा कि मैं तो कभी नहीं कहूंगा, ऐसा है भी नहीं। जगमोहन मीणा एक बहुत पढ़े लिखे आदमी, विद्वान आदमी है, और किरोड़ी लाल जी मीणा के भाई हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी को उनका भी फायदा मिलेगा। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई ऐसा कोई नहीं है, पृष्ठभूमि तो देखी जाती है। और चूंकि ये उपचुनाव है और पार्टी को निश्चित रूप से 7 में से अधिकांश सीट पर विजय मिले, इसलिए एक एक सीट पर पार्टी फूंक फूंक कर कदम और विजय की ओर बढ़ना चाहती है। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि जो दौसा का जो, वैसे तो मैं जातिवादी जो राजनीति की बात करने से परहेज करता हूँ, लेकिन अब चूंकि सारा माहौल ही ऐसा ही है तो करनी पड़ती है। इसलिए जातिवादी मीणा की भी, अगर जो मीणा सीट है, जो मीणा को बाहुल्य है, उसका भी फायदा पार्टी को मिले। और पिछली बार जो शंकर लाल जी किन्हीं कारण से 31-32 वोटों से, 1000 वोटों से हार गए थे, और ये भी एक कारण रहा होगा कि सारे समीकरण बैठाने के बाद यही एक उपयुक्त पार्टी को लगा कि ये हमें विजय की और विजय के खेवना हमारे हो सकते हैं। तो इसलिए पार्टी ने इनको टिकट दिया है। निश्चित रूप से मैंने 2 सीटों पे थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की, एक तो दौसा की और एक झुंझुनू की।
और मुझे लगता है कि ये दोनों सीटें तो पार्टी जीतेगी। बाकी सीटों पर मैंने भी इतना स्टडी नहीं कर पाया हूं मैं, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, जगदीश शर्मा जी, आखिरकार दबाव की राजनीति काम करती है। मीना जी, ऐसा है, दबाव की राजनीति कहें इसको या सिलेक्शन ऑफ बीजेपी समझे। बीजेपी अपने तरीके से किसी को भी चुनाव में उतार सकती है। हम इसको जरूर कह सकते हैं कि ये किरोड़ीलाल जी मीना के दबाव में आकर पार्टी ने ये काम किया है। बहरहाल ये लोकतंत्र है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो किरोड़ीलाल मीना जी अपने भाई को भी चुनाव लड़वा सकते हैं, इसमें कोई अनहोनी जैसी बात मैं नहीं देखता हूँ, लड़वा सकते हैं। और जब मुरारीलाल मीना जी की पत्नी लड़ सकती हैं और बहुत सारे लोगों का आपको इतिहास मालूम है, किन किन की बेटी, बेटे, पत्नी, भाई ये सब लड़े हैं, तो जगमोहन मीना जी के चुनाव लड़ने में क्या प्रॉब्लम है? अगर किस्मत में लिखा है, पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया तो तौर पर जीतेंगे। पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया तो अपने घर जाएंगे, बस यही इतनी सी बात है। अब देखना ये है कि घर जाएंगे, जगदीश जी घर जाएंगे या विधानसभा जाएंगे ये तो पब्लिक बताएगी। लेकिन राकेश जी, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, ये परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी नैतिक अधिकार खो देती है ये आरोप लगाने का जब इस तरह के सिलेक्शन होते हैं। तो देखिए मीना जी, ये राजनीति है और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी कोई सिद्धांत तय करने में। आमतौर पर उनका जो मैं जो समझ रहा हूँ, आमतौर पर जो उनका निर्णय है वो परिवारवाद को प्रोत्साहित करने का नहीं है, लेकिन राजनीति में रहना है, सरकार को बनाना है, तो उनको इस बात पर अवश्य ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीतने की स्थिति में। मैं देख रहा था दौसा का पुराना इतिहास, तो चुनाव का भाजपा और कांग्रेस के बीच में क्या स्थिति रही है। आप ये तो निश्चित है कि दौसा के अंदर पार्टी का जो बेस है वो सपोर्ट भले ही करता है, लेकिन चुनाव जातिगत आधार पर ही होता है। पिछले चुनावों के दौरान जब अब है तो सामान्य सीट, लेकिन मीणा कम्युनिटी की भी सीट में 24% वोट है, उसके बाद ब्राह्मण हैं, तो उसके बाद बैरवा है, चौथे नंबर पर गुर्जर है। तो ये स्थिति है कि मीणों की जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो पार्टी के आधार पर कम और जातिगत आधार पर पंच पटेल इनके निर्णय करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मुरारीलाल मीणा के लिए भी देख रहा था, तो उनकी जो जितनी भी वोट मिली है उनका कारण मीणा समुदाय का उनको भरपूर समर्थन मिला है और इसके कारण वो राजनीति में रहे। एक बात आप ध्यान दें मीना जी, पिछले कुछ समय से, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, मुरारीलाल जी ये कह रहे थे मेरे परिवार का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। और एक बात भी मैंने आपको पिछली बार कही थी कि जगमोहन मीणा को इस बार चुनाव उतार सकती है भाजपा दौसा से, क्योंकि इनके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है और आपके किरोड़ीलाल मीणा को भी संतुष्ट करने का सबसे बढ़िया ही तरीका है, ये बात हो सकती है। लेकिन अभी अब हम देखें तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही पंच पटेलों में तय होने लग गया था कि अगर जगमोहन मीणा चुनाव लड़ते हैं तो इस बार समर्थन उनको मिलेगा और उनको करेंगे, और इसी आधार पर उन्होंने जगमोहन मीणा का चयन किया इस चुनाव के लिए कि उनको दो बात हुई। एक तो उनकी चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ी है, रिजल्ट तो कह नहीं सकते जनता क्या निर्णय करती है, लेकिन इस सीक्वेंस में उनकी चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ी है। दूसरा, इस सीट का प्रभाव दो और सीटों पर भी पड़ने वाला है। किरोड़ीलाल मीणा का जो प्रभुत्व है वो आपको सलूमबर में और उनियारा देवली के ऊपर भी पड़ने वाला है। यहाँ वो निश्चित रूप से इसका फायदा उठाने का पार्टी प्रयास करेगी। एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें मैं कि ये उपचुनाव है, अगर जनरल इलेक्शन होता तो शायद जनरल सीट पर मीणा उम्मीदवार को उतारने में भाजपा थोड़ा संकोच करती, और क्योंकि उसका संदेश अलग सीटों पे अलग अलग जाता है और ये जाता कि सामान्य सीट पर भी मीणा भाजपा चुनाव लड़ा रही है,
लेकिन ये उपचुनाव है, अन्य सीटों पर तो कोई इसका कोई खास प्रभाव पड़ना नहीं है, इसलिए उन्होंने सोच समझ करके ये किया है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई भी नहीं है। राजनीति में हार्ड एंड फास्ट रूल कोई किसी के लिए भी नहीं होता, और जो उनको तो सीट चाहिए, सरकार चलानी है, इसके हिसाब से वो सारा काम करते हैं। जी, राजनीति में कोई स्थित नियम नहीं होता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जब जिसकी जैसे चल जाए, जिसका सिक्का चल रहा हो। अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना सिक्का चलवाने में कामयाब हो गए, और बीजेपी को लगता है कि उनके जरिए दौसा के साथ साथ देवली उनियारा, सलूम्बर सीट पर भी उनसे मदद ली जाए। तो जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिछले लंबे समय से जनता को बार बार ये बता रहे थे कि वो उनके लिए राजनीति करते हैं, जनता इस बात को कितना समझी है, अब ये देखना होगा इस चुनाव में कि जनता उनकी बात को कितना समझ रही है। बहरहाल जितेंद्र नरूका जी परिवारवाद दौसा सीट पर हावी रहा है। अब तो साफ दिख रहा है, बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं एक तरह से स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कहीं कहीं परिवारवाद मजबूरी होती है राजनीति में। जैसा कि प्रवक्ता ने भी कहा और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा, जरूरत भी होती है समय की, सत्ता में बने रहने की चाहत भी होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो अब जितेंद्र नरूका जी इस परिवारवाद के मुंह से दौसा सीट कांग्रेस पार्टी निकाल पाएगी या फिर उसी चक्रव्यूह में फंसी रहेगी? हालांकि मुरारी मीणा तो कह चुके हैं। मीणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो बीजेपी पूरे देश में ढिंडोरा पीटती है और गांधी परिवार को जो टारगेट करती है बार बार, परिवारवाद परिवारवाद, मैं कहता हूं सिर्फ राजस्थान का नहीं, दौसा का नहीं, आप महाराष्ट्र का भी उठा के देखिए। रघुवीर दास जी के बेटे को भी टिकट, तंपेश सोरेन जी के बेटे को भी टिकट, किरोड़ी लाल जी मीणा के भतीजे को टिकट, किरोड़ी लाल जी स्वयं सवाई माधोपुर से। ये और यदि बेहतर होगा आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, यहाँ पर छिपा जी हैं बीजेपी की बात करने के लिए। नहीं, बीजेपी की भी बात नहीं कर रहा मैं बीजेपी जो आए दिन जो टारगेट गांधी परिवार को करती है, मैं उसको लेके आपको मैं बता रहा हूं। और ये तो डॉक्टर साहब का ही तो नाटक था इस्तीफा का जो आपने देखा कि कई दिनों से जो चल रहा है, ये तो सिर्फ इनको टिकट दिलवाना था, ये टिकट पॉलिटिक्स थी, ये कोई इस्तीफा नहीं था। तो ये तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मुरारी मीणा के परिवार दौसा विधानसभा सीट पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस की क्या रणनीति है वो बताइए जितेंद्र जी। निश्चित रूप से हमारे आज या कल में टिकट बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे और हम बिल्कुल ये सीट जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भाई भतीजावाद से डॉक्टर साहब से पूरे दौसा में सबको पता है कि क्या पूरे दौसा में क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का मीणा का परिवार ही कब्जा करेगा क्या? और कार्यकर्ताओं को क्या और नेताओं को उसमें मौका नहीं मिलना चाहिए? मुरारी मीणा जी के परिवार से भी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा और कुछ और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मेरा सवाल ये है। सभी कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान हमारे यहाँ मीटिंग हुई है और निश्चित रूप से सबकी सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा, अभी ये नहीं कह सकते कि उनके परिवार को मौका मिलेगा, ये पार्टी आलाकमान का है तय करने का, तो निश्चित रूप से 1-2 दिन में वो सबको सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए जितेंद्र जी, आपको सब पता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये इस्तीफे की राजनीति क्यों कर रहे थे और वो कामयाब भी हो गए इसमें, जैसा आपने कहा या जैसा लगता है। तो आपकी उनकी कामयाबी का इस विधानसभा चुनाव में आप क्या असर देखते हैं अपनी पार्टी के लिए? नहीं, उनकी कामयाबी का असर हमारे लिए नहीं, उनकी कामयाबी का जो असर का जो फायदा उनको स्वयं को टिकट उन्होंने दिला दिया। लेकिन दौसा की जो जनता है, दौसा की जनता को भली भांति बहुत अच्छे से पता है कि ये कब तक ये भाई भतीजावाद, क्या औरों को मौका नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से उन्होंने मन बना लिया है और जो भी हमारे कांग्रेस का जो प्रत्याशी होंगे पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के मत देंगे और उनकी जीत निश्चित रूप से इस भाई भतीजावाद से छुटकारा पाकर निश्चित रूप से जीत दर्ज कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने ये पूछा कि उसका आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा जगमोहन जी को टिकट मिलने से?
जितेंद्र नरूका जी के नेटवर्क में कुछ इंटरनेट इश्यू आ रहा है। जी मैं 2-3 बातों के जवाब देना चाहता हूँ, परमिशन दें मेरे को। इससे पहले आपके पास आपको थोड़ी बुलबुलाहट हो रही है अब कि भाई कैसे परिवारवाद के आरोपों से, अब इतनी देर में तो थोड़ा माहौल बन गया ना, थोड़ा टेम्परामेंट आपका भी, आपके पास भी थोड़े और आर्गुमेंट आ गए। बताइए बताइए। सारे दोनों पत्रकार महानुभावों की आपकी बात आई, जितेंद्र जी की भी बात आई, तो मेरा फर्ज है कि मैं एक एक लाइन में उसका जवाब दे देता हूँ, देन आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसका जवाब भी दूंगा। देखिए सबसे पहले तो एक बात आई थी कि दबाव की राजनीति। देखिए अगर दबाव की राजनीति होती तो जगमोहन जी को टिकट नहीं मिलता। राजनीति में तो मैं क्लियर कहता हूँ, राजनीति में अगर किसी को जो कहता है कि दबाना होता है या सलटाना होता है तो उसके परिवार में टिकट नहीं दिए जाते हैं। अगर किरोड़ी लाल जी की राजनीति के आगे अगर दबाव की राजनीति होती और अगर इस तरह से पार्टी सोचती कि नहीं भाई ये व्यक्ति खतरनाक अगर सोचती तो उनके भाई को टिकट नहीं देते, फिर तो किसी और को टिकट देते, भले ही पार्टी हार जाती। इसलिए मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि दबाव की राजनीति के आगे पार्टी ने घुटने टेकने, और संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। परिवारवाद की बात इन्होंने हमारे जितेंद्र जी ने कह दी। अरे प्रियंका गांधी जी वहां जाके चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? राहुल गांधी जी के जो है वो सीट छोड़ने के बाद बेहतर होता है जितेंद्र जी इस तरह की बात ही ना उठाते। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी तो कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई प्रत्याशी तय है, न कौन से समाज से आएगा, कौन सी बिरादरी से आएगा, कहाँ कौन से तबके से आएगा, कुछ भी तय नहीं है, और ये जीत के दावे कर रहे हैं। तो ऐसे खोखले दावों का आधार क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पहले पार्टी उनका, और आज तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बाप ने अपने अपने कैंडिडेट निश्चित रूप गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी कह दिया है कि पार्टी जो है 7 सीटों पे अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो इन सब समीकरणों से और जो राजस्थान में भजनलाल की सरकार जो काम करी उन सब के आधार पर मैं कहता हूँ कि दौसा और झुंझुनू, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, इन दोनों सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित होगी ही होगी, और बाकी सीटों पे भी निश्चित रूप से पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। पहले 7 सीटों में से हमारे पास 1 ही तो सीट थी। अरे हम तो अगर दो सीटें, 5 सीटें, 3 सीटें भी जीत गए तो भी हम प्लस में है भाई जी। और मेरा निश्चित रूप से मानना है कि पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो देखिए जगमोहन मीणा को टिकट देने के लिए प्रियंका गांधी का उदाहरण बताना पड़ता है बीजेपी के प्रवक्ता को। इससे जगदीश शर्मा जी ये तो साफ है इससे कि परिवारवाद की जितनी भी चर्चाएं होंगी उसमें जब लिस्ट बनेगी, बहुत बार स्टोरीज होती है कि कहां परिवारवाद का जो सीट है वो आगे बढ़ी, तो उसमें दौसा की चर्चा भी होगी कि यहाँ भी परिवारवाद चला, भाई झुंझुनू में भी परिवारवाद चला, चूरू में भी परिवारवाद चला, राम सिंह कस्बा के बेटे आए फिर। तो इस तरह से ये जो परिवारवाद और भी कब एक सांसद है, दूसरा विधायक है, तीसरा विधायक बनने की तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी प्रियंका गांधी का उदाहरण दिया जाता है, उस पार्टी का और उस चेहरे का जिसने इस देश की सियासत में सबसे लंबे समय तक शासन किया है। तो लंबे समय तक शासन करने की मजबूरी हो जाती है परिवारवाद। जगदीश शर्मा जी, ये ऐसा कोई कारण तो नहीं है लंबे समय तक अगर शासन में रहे तो अब ये निश्चित है कि भाई उनके ही परिवार के लोग लड़ेंगे। लेकिन ये है कि कुछ परिवार देश में ऐसे हैं जिन्होंने साम दाम दंड भेद सब तरीके के हथियार आजमाकर और किसी न किसी तरीके से राजनीति पर या सत्ता, चाहे वो विपक्ष की क्यों नहीं हो, सत्ता पर अपने आप को काबिज बनाए रखा है। वो परिवारवाद कहलाया है। वो परिवारवाद कहलाया जिसमें कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस तरीके से चुनाव के मैदान में उतरकर और कब्जा रखा गया, वो परिवारवाद है। अगर किसी के एक नेता के परिवार से कोई दूसरा लड़ लिया, चाहे बेटा लड़ा, चाहे बहू लड़ी, चाहे बेटी लड़ी, कोई भी लड़ लिया, भाई लड़ लिया, तो ये इतना ज्यादा बड़ा परिवारवाद है नहीं। वैसे ये 200 सीट आपको बता दूं, पहला तो ये है कि ये उपचुनाव के लिए बहुत मशहूर है 200 सीट। बड़े बड़े नेता नवल किशोर शर्मा जी जैसे, राजेश पायलट जी जैसे लोग ये 200 से ही नेता बन के निकले हैं सारे के सारे। दूसरा कि दौसा में परिवारवाद इतना नहीं था पहले कभी भी। हालांकि वो बंसीवाल जी की फैमिली से 2-3 लोग लड़ चुके हैं इस सीट के ऊपर,
दौसा से। तो अगर ऐसे कहेंगे कि भाई परिवारवाद, तो बंसीवाल जी की फैमिली इस कैटेगरी में आती थी, जो कि रिजर्व कैटेगरी की अलग है। तो ये परिवारवाद जो है ये इस रूप में नहीं है, इस रूप में है कि एक ही परिवार से कई कई लोग चुनाव लड़ते जाएं और कब्जा करते जाएं, और वो देश के लिए कंट्रीब्यूशन का क्या होगा ये तो खैर कह नहीं सकते, क्योंकि वो गिनाएंगे कि देखो हमारी दादी को ये कर दिया और हमारे पिताजी के साथ ये हो गया। ये अलग मुद्दा है, वो तो उन नीतियों के या उन क्रियाकलापों के परिणाम रहे जो उन्होंने किए थे। लेकिन परिवारवाद बुरा कैसे है? एक ही परिवार में यदि दूसरा आदमी भी कोई लोकतांत्रिक परंपरा से चुनकर आता है, वोट लेकर आता है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बिल्कुल ठीक बुराई है, बिल्कुल ठीक है। बुराई इसी तो रूप में ऐसे तो आप में कहेंगे ना कि ऐसे में फिर जगदीश जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये भी अलग अलग जगह से वोट लेकर आए, तो बीजेपी को ये अधिकार नहीं बचता है कि वो इन पर परिवारवाद का आरोप लगाए। इस बात से भी आप सहमत होंगे? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। आप देखिए ना, 5-6 दशक हो गए हमारे देश में और ये पीढ़ी चल रही है लगातार, तो ये परिवारवाद नहीं है और पब्लिक ने मैंडेट दिया अपना। जी, ऐसे ही तो जीत नहीं गए, पब्लिक ने बाकायदा तो पब्लिक ने स्वीकार किया है ना इस तरीके के व्यवस्था को, तभी तो ये सारा कुछ हुआ है। जी। विनय जोशी जी जुड़ गए हैं जगदीश जी दौसा से, और विनय जी ड्राइव कर रहे हैं तो उनको जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। विनय जोशी जी, वैसे तो ड्राइव करते हुए गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो आपको रिएक्शन से बचना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो विनय जी, जगमोहन मीणा का नाम प्रत्याशित था, संभावनाएं थी उनके नाम के आने से। बीजेपी के लोगों में क्या रिएक्शन है और दौसा के लोगों में क्या रिएक्शन है आम पब्लिक में? जी मैडम, पहली बात तो ये जो टिकट मिला है ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए है। जगमोहन का राजनीतिक कोई अस्तित्व नहीं है। सवाल इस बात का है, एक तरफ तो किरोड़ीलाल जी मीणा इस्तीफा दे रहे थे, दूसरी तरफ अपने भाई को टिकट दिला रहे हैं। और मैं कहता हूँ शायद राजस्थान की नहीं, भारत की ये पहली नजीर है भारतीय जनता पार्टी की कि एक ही परिवार से 3 लोगों को टिकट देना। जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को गाली देती देती थकती नहीं है, वही भारतीय जनता पार्टी एक ही परिवार से 3 लोगों को टिकट देती है। 2 लोग वर्तमान में विधायक हैं। किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से विधायक है जनरल सीट पर। इनके भतीजे राजेंद्र मीणा विधायक हैं सामान्य सीट पर महुआ से। और दौसा जो उपचुनाव हो रहा है ये सामान्य सीट है, इस पर अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाया है। अब ये किरोड़ीलाल मीणा की बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। जैसे चर्चा चल रही है कि कांग्रेस दौसा से ऐसी कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाएगी। अगर ऐसा होता है तो दौसा सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा एसटी कैंडिडेट और कांग्रेस उतार देती है एससी कैंडिडेट, तो सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, मुझे लगता नहीं है कि तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ता है तो किरोड़ीलाल मीणा को बहुत बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस को भी संघर्ष का सामना पड़ेगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं उनमें जनरल कास्ट को कहीं पर भी टिकट नहीं दिया। और जो कांग्रेस की रूपरेखा नजर आ रही है उसमें कांग्रेस भी जनरल कास्ट से परहेज करना चाह रही है। तो सवाल ये उठता है जो 35% वर्ग है जनरल कास्ट का, उसे उपेक्षित क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा? अगर ऐसा किया गया ये सब 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरा,
जगमोहन मीणा का कल पत्रकार वार्ता से कहना था कि मेरे टिकट में मेरे भाई किरोड़ीलाल मीणा का कोई योगदान नहीं है। अगर उनकी इस बात को सही मान ली जाए तो इसके मतलब जगमोहन मीणा किरोड़ीलाल मीणा से ऊपर हटकर टिकट लेके आए हैं। उनकी पकड़ किरोड़ीलाल मीणा से ज्यादा हो चुकी है। या वो ये जताना चाहते हैं कि मैं परिवारवाद के, डॉक्टर साहब तो परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन मैं उनकी बात को नहीं मानता हूँ। उनका ये कहने के पीछे क्या मंशा है उनकी? विनय जी आप परिवार के साथ हैं, आप प्लीज कंटिन्यू करिए परिवार के साथ। आपकी बात से सारी तस्वीर लगभग इस वक्त की दौसा की समझ में आ रही है। आप अपनी यात्रा जारी रखिए, हम बाकी मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गोविंद सिंह छिपा जी शहर से निकल के वापस लिंक करता हूँ 5 मिनट बाद में। जी बिल्कुल। गोविंद सिंह छिपा जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले राकेश जी के पास एक बार जाती हूँ। राकेश वशिष्ठ जी, आपने विनय जोशी जी को सुना, त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना पर यहाँ पर नकारी नहीं जा सकती है। देखिए ये कैसे लगाए जा रहे हैं, हो भी सकता है इसमें तो जो कैंडिडेट सामने, अभी तो अखाड़े में केवल एक ही कैंडिडेट उतरा है और एक ही पहलवान आया है, और कौन कौन पहलवान आते हैं असली तभी पता लगेगा। अच्छा, इस पहलवान की ताकत आप कैसे देखते हैं राकेश वशिष्ठ जी? देखिए इस पहलवान की सबसे बड़ी ताकत जातिगत ताकत। मैंने आपको पहले कहा 24% वोट इस विधानसभा क्षेत्र में मीणा जाति के, और पिछले 2 चुनावों से भाजपा का हारने का कारण केवल यही था कि वो मीणा जाति जो है अपने कैंडिडेट के लिए एकजुट हो जाती थी और जातियों का वोट डिवीजन हो जाता था। ब्राह्मणों के, इनके पास दूसरा ऑप्शन ब्राह्मण था जो हमेशा लड़ा रहे थे पिछले चुनावों से। ब्राह्मणों की जो तादाद है वहां मीणा जाति से आधी है। मीणा जाति 24% है, ये 12 समथिंग परसेंट है। तो अगर जातिगत समीकरण भी देखें तो उससे भी इनकी पार नहीं पड़ रही थी। अब इनका उद्देश्य ये हो सकता है कि मीणा जाति तो एक को एकजुट हो, और जो भाजपा जो को कैडर वोट है जो वो इसमें इनको कितना ट्रांसफर कर पाए ये भाजपा देखेगी, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा वो जगमोहन के लिए लाभदायक ही होगा। अब 2-3 बात है, एक वहां गुजर वोट है, गुजर वोट से 4-5वीं स्थिति में है, शायद गुजर कैंडिडेट को लड़ाना इनके लिए कोई मुफीद नहीं होगा कांग्रेस के लिए। त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो, लेकिन इसमें जगमोहन की जो वोट बैंक है वो बिल्कुल सेफ वोट बैंक है। उसको उस तक पहुंचना, चाहे वो कांग्रेस का हो, कांग्रेस कैंडिडेट जब भी आगे बढ़ सकती है, आगे टक्कर ले सकती है जब वो मीणा वोटों में वो छेद लगाने में सफल हो और मुरारी लाल मीणा इसके लिए कर सके। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुरारी लाल मीणा को इसमें, क्योंकि उनको भी आगे चुनाव लड़ने हैं, और पंच पटेलों की जब बात होती है ना तो मुरारी लाल के ऊपर चलती है ना किरोड़ी लाल के ऊपर चलती है। जो ये तय हो जाता है तो ये पहले से सोची समझी रणनीति के तहत मैं समझ रहा हूँ, जहां तक ये तय हुआ है कि अब की बार जो है जो किरोड़ी लाल की नाराजगी है और किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन जो पिछले 10 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे टिकट पाने के लिए, उसको मौका दिया जाना चाहिए। और मुरारी लाल पार्लियामेंट में चले गए तो 2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन सामान्य सीट से कैसे हो जाएगा, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। तो त्रिकोणीय स्थिति होने पर नुकसान आपको कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि इसकी जो एक दूसरी जगमोहन मीणा के साथ एक सबसे जो अच्छी बात रहेगी कि सरकार का उसके साथ होना है। तो अब स्थिति बदल चुकी है पूरी, और सरकारी तंत्र पूरी तरीके से यहाँ लगेगा, और भाजपा पूरे जोश के लवलेज के साथ यह काम करेगी और इस बात को कोशिश करेगी ये इन प्रकरण इस दौसा सीट को चुनाव में जीते। क्योंकि ये बात सही है जो गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, उनके पास एक ही सीट थी पहले, अब जितनी जीतेंगे उनके लिए प्लस पॉइंट ही है। और इस उपचुनाव में लगता है कि बीजेपी को हम जो पहले जो उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा लाभ मिल सकता है अगर कांग्रेस के कैंडिडेट ढंग से नहीं उतरे तो। अब हर सीट की बात है, अभी तो फिलहाल तो दौसा की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में तो जगमोहन मीणा बिल्कुल एक सशक्त उम्मीदवार है, और कैसे क्या होते हैं आगे की पता लगेगा कि और कौन कौन कैंडिडेट आते हैं। जी गोविंद सिंह छिपा जी। मीना जी,
मैं सहमत हूँ राकेश जी की बात से। इसमें क्या है कि देखिए, जाति एक ऐसी चीज है जो हमारे बीच में से नहीं जाती कभी, और जातिगत आधार पे निश्चित रूप से फैसले होते हैं। अब देश इससे कब निकल पाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन अब जो 24% जाति की, मीणा जाति की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से पार्टी ने पिछले चुनावों से भी ये सबक लिया है कि भाई अब अगर सीट जीतनी है तो जातिगत समीकरण देखने पड़ेंगे, और जातिगत समीकरण देखते हुए और जगमोहन मीणा जी से बेहतर कैंडिडेट फिर हमारे पास कौन होता। आज किरोड़ी अच्छा, लाल जी तो स्वयं विधायक हैं। जगमोहन जी की बेहतरी के कुछ 2-3 उदाहरण बताइए आप, आपने उनका सिलेक्शन क्यों किया है गोविंद जी? नहीं, देखिए क्या है कि जगमोहन जी करीब 9-10 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ के राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। पिछले बार भी वो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, 2018 में भी मांगा, 2023 में भी मांगा, उनको नहीं मिला, और दोनों बार शंकर लाल शर्मा जी को पार्टी ने टिकट दिया लेकिन वो जीत नहीं दिला पाए। तो इस बार ये सोचा गया है कि क्यों ना एक मीणा फैक्टर को यूज किया जाए पार्टी, और उसमें उनमें उसको जीत में तब्दील किया जाए, इसमें कोई आपत्ति तो है नहीं। और अभी जो किन्होंने कहा, शायद जगदीश जी ने कहा था कि भाई जनता फैसला कर ही देगी, अगर जीतेंगे तो विधानसभा जाएंगे, हारेंगे तो घर जाएंगे। लेकिन पार्टी जो है फूंक फूंक के कदम, और मुझे ऐसा लगता है कि दौसा सीट पे जब से इनको जगमोहन मीणा जी को टिकट दिया है, कांग्रेस निश्चित रूप से बैकफुट पे है। कांग्रेस को निश्चित रूप से यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट उतारने में बहुत जोर पड़ेगा, और मैं तो ये निश्चित रूप से मान रहा हूँ कि मैं फिर अपनी बात को दोहराव करता हूँ, झुंझुनू और दौसा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई समझो, जो मेरा आकलन है। बाकी सीटों की बात मैं नहीं करता हूँ। झुंझुनू और दौसा की सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत, मैं निश्चित रूप से जब हम बैठेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देंगी आप। जी, जितेंद्र नरूका जी, एक बात तो विनय जोशी जी ने कही, वो ये कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट विनय जी ने कही, वो ये कि मीणा समाज जब तय कर लेता है कि उन्हें किसकी तरफ जाना है, तो उसके बाद जो कैंडिडेट है, मतलब जगमोहन मीणा के सामने मुरारी मीणा पहले से ही जो एक तरह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो इस बार अपने परिवार को नहीं देंगे, वो उसी मीणा बिरादरी समाज पंचायत की राजनीति का अगर हिस्सा है, तो कांग्रेस पार्टी किस रणनीति से अब अपना कैंडिडेट उतारेगी अगर मुरारी मीणा अपने परिवार से बैक हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव 36 कौम का होता है। सिर्फ एक मीणा जाति के बलबूते आप चुनाव जीत नहीं सकते। अभी छिपाली जो कह रहे थे कि मीणाओं ने ये सोच लिया, कि मीणाओं ने ये तय कर लिया कि मीणाओं का जहां जाएगा, ऐसा नहीं है। इस चीज पे पहले ये मैंने नहीं कहा है, एक पत्रकार महोदय ने कहा है, चाहे जितेंद्र जी, राकेश जी या जगदीश जी ने कहा, मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा जी। तो ये ब्राह्मण भी यहाँ विधायक रहे हैं, और ये चुनाव जो होता है 36 कौम का होता है। ये एक कौम के बलबूते आप जी एक बार रहे ब्राह्मण 2013 में, उसके बाद हाँ, तो ये सिर्फ और ये लाल जी को खुश करने का एक तरीका है, जिससे सरकार में वो उनको खतरा होता है, मुख्यमंत्री जी को खतरा होता है, बाकी और लीडर्स को खतरा होता है किरोड़ी लाल जी से। तो इसलिए उन्होंने उनके भाई को आगे करके टिकट दिया है कि सरकार में डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा नहीं है कि जगमोहन जी, ये क्या बात हुई जगमोहन जी से और लोग नेतागिरी नहीं करते बीजेपी से। जितेंद्र जी आप बार जगमोहन जी और बीजेपी पे आ जाते हैं, अपनी पार्टी की बात नहीं यार, आपने नाम लिया था अभी जगमोहन जी का कि 10 साल पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन कर दिया, ये कौन सा मतलब हुआ? चुनाव है, बिल्कुल आप देखिए, अभी झुंझुनू और आप दौसा की हम सातों की सातों सीटें निश्चित रूप से हम जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लोकसभा में भी आपने परिणाम देखा होगा, लोकसभा में भी आप कहां चले गए, लोकसभा में भी आपने देखा होगा जी। अभी कैंडिडेट तय नहीं है, कोई समीकरण अभी तय नहीं है, जीतेंगे, हवा में जीतेंगे। नीति हमारी, आपने एक दिन पहले लिस्ट क्या डिक्लेयर कर दी कि आप जीत का दावा करने लगे। ऐसा नहीं है, हर पार्टी की पॉलिसी होती है। बिल्कुल रणनीति के साथ हमारा कैंडिडेट आएगा, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से हम चुनाव जीत रहे हैं, ये आप अच्छे से सुन लें। जी। और इसका जवाब आपको
जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने अकेला चलने का जो रास्ता अपनाया है, उसका नफा नुकसान कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल अकेला चलना नहीं है। किसने कहा अकेले चलने का? हम सब 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। नहीं, गठबंधन के साथ नहीं चल रहे ना आप। गठबंधन जो आपने लोकसभा में किया था, विधानसभा में, अब उपचुनाव में आप भूल गए, क्यों ऐसा? ऐसा नहीं है। गठबंधन जो है वो गठबंधन जो बिल्कुल इंडिया जो गठबंधन बनाया नेशनल लेवल हमारे लोकसभा चुनाव को देखते हुए शीर्ष आलाकमान शीर्ष नेतृत्व के बीच में सारी को समझते हुए बनाया। राजस्थान में अभी हमारी आज जो मीटिंग जो हुई है उसमें यही हुआ है कि अभी हमें कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ी और निश्चित रूप से हमें बिना गठबंधन के हम ये सीट जीत रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सातों के साथ हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। जी, बहुत बहुत मीना जी, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, केवल एक लाइन। मैं अभी ये जितेंद्र जी कह रहे थे 36 कौम की बात, बहुत अच्छी बात है, 36 कौम की बात है। लेकिन देखिए, ईमानदारी से साफ गोई से जैसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इनको भी स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक पार्टी जातिगत समीकरण साधती है, जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ती है। ये 36 कौम की बात करें तो क्या ये जातिगत समीकरण कहीं नहीं देखते क्या? ईमानदारी से अपने उस पर हाथ रख के कह सकते हैं ये? इसलिए ऐसी हम ये आप 36 कौम का वोट तो सबको चाहिए। 36 कौम का वोट, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हमें मीणाओं के वोट चाहिए, आपको नहीं चाहिए क्या? आप भी देखिएगा, आप भी मुरारी लाल जी की पत्नी को चुनाव लड़ाने में विचार कर ही रहे हैं ना। अब देंगे नहीं देंगे आगे की बात है, और आप देखिएगा, जी जी, आप देखिएगा ये भी मीणाओं को टिकट देंगे। जितेंद्र जी, बहुत संक्षेप में लास्ट रिएक्शन। 36 कौम की जो आवाज होगी उनकी हम आवाज के मुताबिक टिकट देंगे। हम ये आपकी तरह पहले से घोषणा नहीं कर रहे। जिस तरह से किरोड़ी लाल जी ने जो नाटक किया, उस नाटक के पीछे ही टिकट था। वो टिकट का ही कारण नाटक था और कोई कारण नहीं था, जिसकी वजह से पूरी आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, दौसा विधानसभा सीट पर एक तरफ जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना सिक्का चलाने में कामयाब हुए, अपने भाई को विधानसभा का उम्मीदवार बनाने में कामयाब हुए, वहीं बीजेपी भी अब यहाँ पर जीत के सपने देख रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी मुश्किल है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाए। और जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिल रही है वो ये कि अगर दो कैंडिडेट, एक मीणा एसटी से, दूसरा कांग्रेस अगर कोई एससी से उतारती है, तो तीसरा एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर हो सकता है। अगले आने वाले 1-2 दिनों में और तस्वीर साफ होगी। लेकिन बाबा ने अपनी राजनीति, जिसको कहते हैं राजनीति का जो आखिरी चरण है, वो बहुत सफलता के साथ अपना पूरा कर लिया है। कम से कम घर में वो जवाब देने लायक हो गए। अपने भाई का उलाहना हमेशा के लिए नहीं ले पाएंगे। भाई को उम्मीदवार बना दिया है। जीतना और हारना कहीं ना कहीं, जब भाई ये कहते हैं पब्लिक में आके कि मेरे टिकट में मेरे भाई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कोई योगदान नहीं है, तो अब चुनावी किस्मत में जनता क्या तय करती है वो आने वाले समय में हम देखेंगे। उपचुनाव की 7 सीट पर राजस्थान में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। दौसा सीट का हाल आज आपने जाना है। अब कांग्रेस के कैंडिडेट के बाद यहाँ की तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। लेकिन यहाँ की सभी 7 सीटों पर हमारी नजर न्यूज़ 24 पर लगातार बनी रहेगी। कल हम झुंझुनू सीट की चर्चा करेंगे कि वहां पर क्या होने जा रहा है। वहां भी परिवार की जो विरासत है वो आगे बढ़ेगी या फिर राजनीति की जरूरत किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जनप्रतिनिधि के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।